हेलो एवरीवन, मैं हनुमान सैनी भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, जो कि माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी से ये चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन। आज हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की मीनिंग के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप्स के बारे में और इसकी जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में। इसके साथ में हम एक और चीज़ का स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, माइक्रोबायोलॉजी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे इसमें। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी की मीनिंग से। तो जैसा कि नाम से सजेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है माइक्रो और एक है बायोलॉजी। माइक्रो का जो मतलब है वो होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। इसमें जो लॉजी वर्ड है, वो लॉजी वर्ड जो है वो लोगस शब्द से मिलकर बना है। लोगस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इस लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। ये माइक्रो जो वर्ड है उसका एक और मीनिंग होता है माइक्रोब्स, या इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। या हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं इन्हें। जैसा कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। माइक्रोब्स जो वर्ड है वो इसी माइक्रो से बना है और इसका मतलब होता है कि सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो साइज में बहुत ही छोटे हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको माइक्रोब्स कहते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसे जीव जिनकी साइज बहुत छोटी है, ऐसे जीव जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो फिर कैसे देखे जा सकते हैं? तो इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। अब ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप ऐसा उपकरण होता है जिससे हम बहुत छोटी या अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बहुत बड़ा करके स्पष्टतया देख पाते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या काम आता है? अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखने का काम माइक्रोस्कोप का होता है। आवर्धित करके देखा जा सकता है। अब हम वापस आते हैं हमारे वर्ड माइक्रोबायोलॉजी पे। तो माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि यह जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें कि हम किसका अध्ययन करते हैं? माइक्रोब्स का।
माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव, इनको माइक्रोब्स की साइज या अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर, माइक्रोब्स की जो स्ट्रक्चर है उनका कंपोजिशन है वो किस तरह से मिलकर बने हुए हैं और उनका कम्युनिकेशन कैसे होता है। और इसके साथ साथ वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं। इन सब बातों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस ब्रांच को अपन बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनके कंपोजिशन, उनका कम्युनिकेशन, उनका एप्लाइड एस्पेक्ट, उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इसमें उनकी जो जनन प्रक्रिया है उसका भी अध्ययन किया जाता है। जनन या जिससे बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप्स और इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी ल्यूवेनहोक ने। तो ल्यूवेनहोक जो थे वो कपड़े के एक व्यापारी थे और उन्होंने लेंसों के विभिन्न संयोजनों का उपयोग करते हुए अपना खुद का सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने जो है उसके नीचे विभिन्न पदार्थों का अध्ययन किया। तो जो अपने जो ल्यूवेनहोक थे ल्यूवेनहोक ने 1676 में अपना खुद का सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया, जैसे लार, कई विभिन्न जल स्रोतों से लाए हुए नमूने, मिट्टी इत्यादि का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक चीज़ कही कि कई इन सभी पदार्थों में या इन सभी वस्तुओं में कुछ सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो इन्होंने सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के बारे में हमें सबसे पहले बताया। तो इसीलिए जो ल्यूवेनहोक जो है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ल्यूवेनहोक को इसीलिए क्या कहा गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का सम्मान इनको दिया गया। और यही क्या है? हमारे डिस्कवरर है किसके? माइक्रोबियल वर्ल्ड के। तो इसे बोल सकते डिस्कवर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु या अपन कहें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के बारे में हमें बताया। इसके बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अध्ययन और भी तेज हो गए। अध्ययन जो थे वो उन्होंने रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद में कुछ एक साइंटिस्ट आए जिनमें एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच और दूसरे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। रॉबर्ट कोच जो थे इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे स्टडी की और इनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो
हम सबको बताए। तो रॉबर्ट कोच जो थे उनके महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन में से एक था एंथ्रेक्स के जीवाणु की खोज। ये क्या, रॉबर्ट कोच लंबे समय से जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो एंथ्रेक्स होता किन में है? एंथ्रेक्स होता है दुधारू पशु जो होते हैं, जैसे भेड़ हुई, गाय हुई इत्यादि, इनमें होता है। तो इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान एक बात इन्होंने जो नोट की वो हम सभी को बताई। उस समय के माइक्रोवेव वर्ल्ड में बहुत इम्पोर्टेंट थी वो। और इन्होंने क्या कहा कि ये जो एंथ्रेक्स जो फैलाता है वो एंथ्रेक्स जीवाणु की वजह से होता है, और एंथ्रेक्स फैलाने वाला जो जीवाणु है वो कैसा होता है? वो होता है रोड शेप होता है। तो इनका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन था, एंथ्रेक्स के जीवाणु को रोड शेप बताना। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कही बाद में कि जिसको आगे चलकर कोच अभिधारणा के नाम से जाना जाता है। और कोच अभिधारणा की मुख्य जो बातें थी वो हम डिस्कस करेंगे अभी। कोच अभिधारणा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोच पोस्टुलेट्स। ये क्या थी? तो इन्होंने कहा कि जो माइक्रोब्स जो होते हैं उनमें से कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं? इन्होंने कहा कि कुछ जो है माइक्रोब्स वो रोग फैलाते हैं। तो उनको कहा इन्होंने कि कुछ माइक्रोब्स रोगजनक होते हैं। अब जो कोच पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि जो माइक्रोब्स रोग फैला रहा है उसको, पहला जो बिंदु था उसका यही था कि कुछ माइक्रोब्स रोग फैलाते हैं। और दूसरा बिंदु इनका क्या था? दूसरा बिंदु ये था कि ये जो माइक्रोब्स हैं उनको अलग किया जा सकता है। जो रोगी जो पशु या व्यक्ति जो भी रोगी है, तो रोगी से रोगाणु को क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। तो रोगाणु को पृथक किया जा सकता है। और इसके साथ में इन्होंने एक बात और ऐड की। वो बात कौन सी थी? इन्होंने कहा कि रोगाणु को पृथक करके उसका संवर्धन किया जा सकता है। शुद्ध संवर्धन मतलब रोगाणु की जो जनसंख्या है या रोगाणु की जो कॉलोनी है उसको बढ़ाई जा सकती है। तो इन्होंने क्या कहा कि रोगाणु जो है उसके शुद्ध संवर्ध प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने कहा कि रोगाणु जो है उसको रोगी से पृथक किया जा सकता है और रोगाणु को संवर्धन माध्यम में कल्चर मीडिया में ग्रो करवा के हम शुद्ध संवर्ध प्राप्त कर सकते हैं। इनका जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि अगर इस रोगाणु को, ये जो रोगाणु इन्होंने अलग किए जिनको इन्होंने शुद्ध संवर्धन पर संवर्धित करवाया, उनको अगर ग्राही पोषी पर स्थानांतरित किया जाए, ग्राही पोषी का मतलब है ससेप्टिबल होस्ट। इन्होंने कहा कि रोगाणु को अगर ग्राही पोषी पर अगर स्थानांतरित करें तो ये ग्राही जो था स्वस्थ, वो क्या हो सकता है? ये रोगी हो सकता है, इसको भी रोग हो जाएगा। तो तीन बातें इन्होंने ये कही। और फिर चौथी बात इन्होंने इसमें ऐड की कि जो स्वस्थ व्यक्ति जिस पर रोगाणु डालने से वो बीमार हो गया, उसमें से फिर से इन जीवाणु को या इस रोगाणु को अलग किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो रोगाणु हैं इनको पुनः पृथक भी किया जा सकता है, पुनः पृथक करना भी संभव है। तो ये थी कोष की अभिधारणा। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन निकाला। वो क्या था? वो था ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की खोज।
निरंतर अध्ययन करते हुए इन्होंने आगे चलकर एक और जीवाणु खोजा जो कि क्या खोज करता था, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी फैलाता था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो एक बार कोष का जो कंट्रीब्यूशन था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कोष जो था उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हुए एंथ्रेक्स के जीवाणु की खोज की। और एंथ्रेक्स के जीवाणु के बारे में क्या बताया कि ये एंथ्रेक्स के जीवाणु क्या होते हैं, रोड शेप होते हैं, मतलब छड़ के आकार के होते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक अभिधारणा दी जिसको कोष अभिधारणा के नाम से जाना जाने लगा। और ये कोष अभिधारणा ये कहती थी कि कुछ जीवाणु, कुछ रोगाणु जो हैं, कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो रोगाणु की तरह बिहेव करते हैं। रोगजनक को हम रोगाणु भी कह सकते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स जो थे वो रोग फैलाते थे, इसलिए उनको रोगाणु कहा गया। रोगाणु को उस रोगी से पृथक करने के बाद रोगाणु के शुद्ध संवर्धन, मतलब उनकी कॉलोनी बनाई जा सकती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है। तो शुद्ध संवर्ध क्या होते हैं? शुद्ध संवर्ध ऐसी कॉलोनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के माइक्रोब्स उपस्थित होते हैं। इन्होंने फिर तीसरी जो इनकी बात थी उसमें कहा कि रोगाणु को अगर पृथक किए हुआ जो रोगाणु है उसके शुद्ध संवर्धन बनाने के बाद अगर रोगाणु को किसी स्वस्थ और ग्राही पोषी पर स्थानांतरित किया जाए, स्वस्थ और ग्राही पोषी पर स्थानांतरित किया जाए तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? उसमें रोग उत्पन्न हो जाता है। और चौथी बात इन्होंने कही कि अगर स्वस्थ और ग्राही पोषी पर स्थानांतरित करने के बाद उसको रोग हो गया है तो फिर से उस रोगाणु को वहाँ से पृथक किया जा सकता है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन था वो था इनके द्वारा ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु की खोज करना। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था लुई पास्चर। तो इनके बारे में लुई पास्चर के बारे में देख लेते हैं। लुई पास्चर जो थे वो कोच के समय के ही साइंटिस्ट थे और ये लगभग सिमिलर सा वर्क करते गए। और जो पास्चर जो थे इन्होंने कई महत्वपूर्ण घटनाएं या कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिनमें से कुछ एक था पाश्चुरीकरण, जिनमें से एक क्या था? पाश्चुरीकरण। और एक इन्होंने बात कही बायोजेनेसिस की थ्योरी दी। तो इसको बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या हिंदी में इसे बोलते हैं जीवात जीवोजनन। एक इन्होंने पाश्चुरीकरण के बारे में बताया, एक उन्होंने बताया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके अलावा इन्होंने अवायवीय जीवाणुओं की खोज की। आइए डिस्कस करते हैं पाश्चुरीकरण। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं जैसे दूध हुआ और भी कई सारे पेय पदार्थ है वो सूक्ष्म जीवों के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो निष्कर्ष निकाला था उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और कहा कि अगर एक निश्चित तापक्रम तक खाद्य पदार्थ जो हैं उनको उपचारित किया जाए उसके बाद वो लंबे समय तक शुद्ध अवस्था में रह सकते हैं, उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा कि जो पेय पदार्थ है उनको गर्म करने से क्या होगा, उनमें जो उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएंगे और ये जो खाद्य पदार्थों के खराब होने की क्रिया है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। तो इन्होंने ये बात कही अपनी कि सूक्ष्म जीव जो है वो पेय पदार्थों को खराब कर देते हैं। अगर उनको एक निश्चित तापक्रम तक उपचारित करने के बाद भंडारण किया जाए तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये थी उनकी पाश्चुरीकरण की टेक्निक। इसके अलावा उन्होंने कहा दूसरी जो महत्वपूर्ण उनके द्वारा खोज की गई वो थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो इसको एक और रूप में कह सकते हैं
हम वो क्या कह सकते हैं, स्वतः जनन का खंडन, स्वतः जननवाद का खंडन। पाश्चर से पहले के समय में ज़्यादातर साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो कई जीव जो है वो अपने आप उत्पन्न होते हैं, वो पहले उपस्थित जीवों से वो उत्पन्न नहीं होते। इसका मतलब कि कई जीव निर्जीव पदार्थों से भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे सड़े गले पदार्थ। तो इन्होंने बहुत सारी अपने अध्ययन के दौरान एक निष्कर्ष निकाला कि जो जीव जो हैं वो पूर्व उपस्थित जीवों से ही उत्पन्न होते हैं, निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इस तरह इन्होंने जो स्वतः जननवाद की घटना जो थी उसको इन्होंने निराधार बताया और उसका खंडन कर दिया। और इन्होंने क्या कहा कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इन्होंने दी, जीवात जीवोजनन, मतलब जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति संभव है, अदरवाइज उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है। तो इन्होंने ये जो अपना जो जीवात जीवोजनन का सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने एक फ्लास्क का उपयोग किया था। और उस फ्लास्क की आकृति कैसी थी, उस फ्लास्क की आकृति हंस की गर्दन की जैसी। तो कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लुई पास्चर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो उसमें फ्लास्क की आकृति कैसी थी। तो हम इसे कह सकते हैं कि उस फ्लास्क की आकृति थी हंस की गर्दन, या अपन कह सकते हैं एस शेप। तो ये एस के जैसी आकृति का इन्होंने क्या काम लिया, फ्लास्क काम में लिया। अगला जो इनका इन्वेंशन था महत्वपूर्ण, वो है अवायवीय जीवाणु की खोज। ये क्या थे, द्रव का अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो द्रव के अंदर तो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं या जीवित होते हैं, इस तरह रैंडमली गति करते रहते हैं। अगर ये जीवाणु या ये सूक्ष्म जीव सतह पे आ जाते हैं तो सतह पे आने के बाद ये जीवाणु जो हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने ये कहा कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ वायु की अनुपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं। अगर ये वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इनका क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे सूक्ष्म जीवों को इन्होंने कहा था अवायवीय जीवाणु। तो ये हुआ पाश्चर का वर्क। इसके बाद हम आगे चलें तो इसके समकालीन जो वैज्ञानिक थे उनमें एक थे जोसेफ लिस्टर। उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। और उसके बाद जैसे जैसे काम आगे बढ़ते गए, एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हुए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको कौन नहीं जानता, इनको तो सभी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, प्रतिजैविकों की खोज की थी। अब एक नया वर्ड आया है प्रतिजैविक, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। तो ये प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। किनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और ये दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न पदार्थ होते हैं। और ये क्या करते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को खत्म कर देते हैं, निरोधित कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो ऐसे पदार्थ प्रतिजैविक कहलाते हैं। और इनकी खोज का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। और इन्होंने एंटीबायोटिक्स की खोज जो की थी वो सन था 1929। तो इस तरह से ये जो प्रतिजैविकों की खोज थी वो आज के जो मेडिसिन जो साइंस है या मेडिकल जो है उसमें बहुत ही कारगर साबित हुई। और आज आप देखते हो, हम कोई सी भी समस्या हो, ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। तो ये जो प्रतिजैविक जो थे इनको वंडर ड्रग भी कहा गया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो कवक की एक कॉलोनी पर काम कर रहे थे। और इन्होंने जो प्रतिजैविक निकाला वो 1929 में निकाला। इनको वंडर ड्रग भी कहते हैं। और जो इनके द्वारा जिस पे काम किया जा रहा था वो था
पेनिसिलिन नोटेटम नाम की फंगस। ये कवक था जिस पर ये काम कर रहे थे, और जो इन्होंने प्रतिजैविक निकाला उसको इन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। इसके बाद 1952 में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था वोक्समैन। और वोक्समैन ने क्या किया, वोक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। इसी दौरान एक और साइंटिस्ट हुए थे 1932 में। एक नहीं, दो साइंटिस्ट थे ये, जिनका नाम था नोल एंड रस्का। ये जो नोल और रस्का थे, इनको हम किस लिए जानते हैं, इन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनके द्वारा खोजा गया, उसकी क्षमता कितनी थी, 100 एंगस्ट्रॉम की थी या 10 नैनोमीटर की थी। नोल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा जिसकी कैपेसिटी थी 100 एंगस्ट्रॉम या 10 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप जो था, इससे सूक्ष्म जीवों को 2 लाख गुना से भी अधिक प्रवर्धित करके देखा जा सकता था। तो ये नोल एंड रस्का की डिस्कवरी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड और इसके स्कोप्स के बारे में। धन्यवाद।